गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रद्युमन कुमार आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वॉइस वो बताने वाला हूं। तो आज हम सभी वॉइस में बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसके पहले जितने भी टेंसेस हैं वॉइस में मैंने उसको बता दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो वॉइस होते हैं उस वॉइस में जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं उनका जो हिंदी का वाक्य होता है उसको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश वाले सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे, ये बताऊंगा। तो चलते हैं, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। यही इसके पहचान है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही उसका मुख्य पहचान है। अब हम देखते हैं इसको एक लैंग्वेज के हिसाब से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रिया के अंत में। क्रिया तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई काम करने का बोध होना ही चाहिए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि जिसमें चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा हो उससे हम कौन सा टेंस कहेंगे, उसे कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब आती ये बात है कि वॉइस में हम इस टेंस का क्या काम है। देखिए मैं आपको हिंदी से इंग्लिश करना बता रहा हूँ, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह आपने टेंस को पढ़ा है उस तरह आपको इसको भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला पहचान तो आप जान गए, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा हो, ये पहला पहचान होता है। फिर देख लेते हैं इसको पहचानते कैसे हैं। एग्जाम्पल के देखिए मैंने क्या लिखा है, जैसे मेरे द्वारा गेंद खेला जा चुकेगा। मैंने लिखा मेरे द्वारा गेंद खेला जा चुकेगा, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब देखिए तो हम देखिए सबसे पहले लास्ट में देखेंगे, ये क्रिया है जाना, और जाना के अंत में क्या लगा है, चुकेगा। अब ये चुकेगा लगा है तो जाहिर सी बात ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसलिए यहाँ से मुझे समझ में कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वारा लगा हुआ है। द्वारा लगने का मतलब ये वॉइस है। क्यों? क्योंकि द्वारा उसी में लगता है जिसमें कर्ता खुद कार्य नहीं करता है बल्कि किसी के द्वारा कराता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य को बताता है। अब चलिए देख सकते हैं, एग्जाम्पल है मेरे द्वारा गेंद खेला जा चुकेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ये जो द्वारा लगा है द्वारा का पहले सब छोड़ देंगे, द्वारा के बाद बनाएंगे। तो द्वारा के बाद हम गेंद खेला जा चुके हैं, चुकेगा, गेंद खेला जा चुकेगा, हम ये सबसे पहले बनाएंगे। देखिए गेंद को हम गिन सकते हैं, इसलिए इसका क्या लिखेंगे, ए बॉल। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है चुकेगा। चुकेगा के लिए होता है शैल, विल और हैव और बीन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बॉल के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो मैंने क्या लगा लिया, विल लगा लिया। अब विल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, फिर बीन भी लगेगा। उसके बाद हम बनाएंगे अपना जो भी है वो आगे। उसके बाद अपना देख सकते हैं आप, बीन हो गया, गेंद का भी हो गया, सब इसका पूरा हो गया। बचा यहाँ पे खेलना। खेलना का मीनिंग क्या होता है, प्ले होता है, लेकिन वॉइस में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप होता है। तो ये वॉइस है, इसलिए हम इसमें हमेशा क्रिया का तीसरा रूप ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिया का तीसरा क्या होगा, प्लेड होगा, लिख देंगे। फिर बचेगा, देखिए अब ये बचा मेरे द्वारा। द्वारा के लिए क्या इस्तेमाल किया हमने, बाई का इस्तेमाल किया, और मेरे का क्या हो गया, मी हो गया। तो द्वारा के लिए हमने बाई का इस्तेमाल किया और मेरे के लिए मी का इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अनुसार पहले आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर शैल, विल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, फिर आप बीन का प्रयोग करेंगे, फिर आप भीतरी का प्रयोग करेंगे, फिर आप बाई का प्रयोग करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आप स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए, तो ये आपने देखा कि पहचान क्या होता है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो है, ये देख सकते हैं आप, ये आपका है अनुवाद बनाने का नियम। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुवाद बनाने का नियम होता क्या है। देखिए, जब भी लिखा है ये अनुवाद बनाने का नियम, मतलब ये नियम होगा, जो भी बताएगा आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा, तभी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, वो भी वॉइस के लिए। चलिए देखते हैं। जैसे पहले तो आप दिमाग में रखें, वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमेशा कर्म को हम ज़्यादा महत्व देते हैं और सब्जेक्ट को उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर भूल जाएं आप तो ये याद रखें कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, ये याद रखें वॉइस में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आइए नियम क्या कहते हैं वो देखते हैं। तो नियम कह रहा है किसी भी हिंदी वाक्य में कोई भी कर्म हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, तो पहले जो है हम कर्म की अंग्रेजी लिखकर, मतलब पहले कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, पहले हम ऑब्जेक्ट का लिखते हैं, कर्म का मतलब पहले ऑब्जेक्ट का लिखते हैं। तो पहले कर्म की अंग्रेजी लिखकर फिर जस्ट उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, शैल विल प्लस है प्लस बिन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर के लिए आ गया शैल विल और परफेक्ट के लिए आ गया बिन, और जो चूँकि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता है, वॉइस में यहीं तक होता है, इसलिए हमें बिन भी आ गया। तो याद रखिएगा, अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस में आपका शैल विल प्लस हैव ही होगा, बिन नहीं होगा उसमें। लेकिन यहाँ पे जब वॉइस पढ़ रहे हैं तो शैल विल प्लस हैव प्लस बिन हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब आगे देखते हैं। पहले हम करेंगे कर्म का, फिर लिखेंगे शैल विल प्लस हैव प्लस बिन का। आगे देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्रिया का तीसरा रूप, मतलब जो वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तुरंत उसके बाद हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग थर्ड रूप लिखा, उसके तुरंत बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, तुरंत बाद बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का सबसे बाद में आपको लिखना है। यहाँ पे यही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखें। चलिए इसको ना एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं कि ये नियम क्या कह रहा है। देखिए एग्जाम्पल है, तुम्हारे द्वारा उसे पीटा जा चुकेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आप देख सकते हैं, चुकेगा लगाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द्वारा लगाए तो वॉइस है, तो वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले आपको पहचानने आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। तो आपने पहचान लिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी मैंने बताया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या लगेगा, तो शैल विल लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर विल लगेगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट का लिखना है। इस पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा हम इसको चुनेंगे। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, द्वारा के बाद पीटने का काम हो रहा है, और पीटने का काम जिस पर हो रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पीटने का काम किस पर हो रहा है, उसे, तो उसे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का लिख लिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट का ही होगा, तो ही लिख लिया हमने। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे, तुरंत शैल और विल और हैव प्लस बी का प्रयोग करना है। शैल विल का बताइए, यहाँ पे लगा है उसे का ही हो गया, ही कैसे, तो विल लगेगा कि शैल लगेगा, तो आपको होगा विल लगेगा, बिल्कुल सही है, विल लगेगा, विल लग गया। अब तुरंत कह रहे कि हैव और बीन, हमने क्या कर दिया, हैव और बीन लगा लिया। उसके तुरंत जस्ट बाट क्या कर देखते हैं, जस्ट बाट, तो कह रहे कि क्रिया का तीसरा रूप लिखे। तो क्रिया कौन सा है इसमें, पीटना, पीटना का तीसरा क्या हो गया, बिटेन हो गया, पीटना का तीसरा क्या हो गया, बिटेन। बच गया, देखिए कौन सा बच गया आपको, कि उसके बाद आपको बाई का प्रयोग करना है। बिल्कुल द्वारा लगा हुआ है तो द्वारा के लिए क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और तुम्हारे के लिए यू लगाएंगे। बस लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा है ना, लास्ट में मतलब सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, सूरज, सब्जेक्ट होता है, सूरज को लास्ट में लिख देंगे, सब जगह काम खत्म। तो इस तरह आपका क्या होगा कि एक ट्रांसलेशन बन जाएगा। यदि आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। देखिए अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपके पास है बहुत ही, वो भी इम्पोर्टेंट ही है, जिसका नंबर है, आप कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि अगर किसी वाक्य के बीच में नहीं लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, किसी वाक्य में नहीं लग जाना। देखिए जब वाक्य के बीच में नहीं लगा हो तो पहले कर्म की अंग्रेजी लिखकर शैल विल प्लस नॉट प्लस बीन प्लस हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए कितना अच्छी बात है। पहला बात, जब भी वाक्य के बीच में नहीं लगा होगा, बीच में नहीं लगा होगा तो पहले आपको किस करना है, कर्म की अंग्रेजी लिखना है। पहले कर्म ही लिखना है, पहले कर्म ही लिखना है, पहले कर्म ही लिखना है। पहले कह रहा है कि अगर बीच में लगा होगा नहीं तो पहले आप किसका लिखो, पहले कर्म लिखो, तब तुरंत बाद शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन का प्रयोग करो, शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन का प्रयोग करो। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखो, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखो,
उसके बाद बाई का प्रयोग करो, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लिखो। देखते हैं, जैसे देखते हैं, तुम्हारे द्वारा गेंद नहीं खेला जा चुकेगा। अब तुम्हारे द्वारा है, गेंद नहीं खेला जा चुकेगा, तो सबसे पहले बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो गेंद नहीं खेला, क्या नहीं खेला जा चुकेगा? गेंद। तो गेंद ऑब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। और पहले हम ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे ए बॉल। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जैसे हम लोग ए बॉल लिखा उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है तब नोट करें। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? तो गागी लगा है तो सेल विल होगा, तो हो गया उसी का क्या हो गया? उसी का ए बॉल, सॉरी एक गेंद का ए बॉल हो गया। अब विल लगेगा, नहीं के लिए नॉट लगेगा, और हैव और बीन के लिए आपका नियम्स लगेगा। परफेक्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस से आपका हैव बीन लग जाएगा। बच गया क्या? हैव बीन के बाद, तो हैव और बीन के बाद देखिए हैव और बीन के बाद क्या हो गया? क्रिया के रूप, उसके करे कि क्रिया का तीसरा रूप लिखे। तो क्रिया खेलना है, तो खेलने के जरूर क्या है? प्लेट होता है। सही है, चलिए सही है, ये तो सही है। अब आगे आप देख सकते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस सेलर प्लस नोट प्लस है प्लस बीम प्लस भित्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार आपका नेगेटिव में क्या हो गया? समाप्त हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लेना। अब आपके पास एक और टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, वैसे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, ठीक है, जिससे हम प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि देखिए, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है किसी वाक्य के शुरू में क्या लगना। जैसे ये बताएगा वो हम करेंगे। देखिए नियम क्या कहते हैं, नियम देख लेते हैं। कह रहे जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो पहले सेल विल का प्रयोग करते हैं। देखिए, और ये किस टेंस को पढ़ रहे हैं? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर शुरू में क्या लग जाएगा तो पहले आप सेल विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद कर्म मतलब ऑब्जेक्ट का लिखेंगे। ये वॉइस है इसलिए पहले ऑब्जेक्ट का लिखेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। जस्ट उसके तुरंत बाद क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बिन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम उसके बाद नॉट हैव और बिन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। अब लास्ट में कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। देखिए, अब नियम क्या कर समझाता हूँ आपको। जब भी वाक्य के शुरू में क्या दिखे ना, क्या, तो क्या कहता है कि हम हेल्पिंग वर्ब सॉरी क्या है, और ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखाएगा। जब भी क्या लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखाएगा, इतना याद रहे। इसको हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही लिखेंगे। तो जब देखिए, जब वाक्य शुरू में क्या लगा हो तो पहले किसका प्रयोग करते हैं? सेल विल का। एक नंबर पर करेंगे सेल विल का प्रयोग। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, क्या उसके द्वारा मुझे पीटा जा चुकेगा। अब यहाँ पे आ भी गया, क्या तो लग भी गया। चलिए हम देख लेते हैं फटाफट कि क्या वाला कैसे बनता है। तो जब क्या लगा हो तो पहले सेल विल का प्रयोग करो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कहते हैं मुझे पीटा जा चुकी है, ये ना मेन है। तो मुझे के साथ क्या लगेगा? तो मुझे के साथ लगेगा सेल। तो मैंने क्या लगा लिया? सेल लगा लिया, सेल, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा था कि क्या करो? कर्ता की अंग्रेजी लिखो। कर्ता कौन है इसमें कर्ता कौन है? कर्ता देखो आप कौन सा है? तो कर्ता है मुझे क्या होता है? आई। तो आई मैंने लिख लिया, सेल आई। फिर उसके बाद कह रहा है कि आप नोट प्लस बिन का प्रयोग करो। नोट तो है नहीं इसमें, इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है, इसलिए नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट का हैव था और बिन था, तो नोट के बाद हैव और बिन हमने प्रयोग कर लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं क्रिया का तीसरा रूप। क्रिया का तीसरा रूप क्या होता है? तो पहला रूप होता है बिट, पिटना का, क्योंकि यहाँ पे देखिए पिटना है, पिटना। तो पिटना का पहला रूप होता है बिट, लेकिन हमें इसका तीसरा रूप लिखना है। तो तीसरा रूप क्या हो जाएगा? बिटेन, हो गया बिटेन। तो हमने ये तो बना लिया, मुझे पीटा जा चुकेगा। अब बच गया ये वाला, उसके द्वारा। तो द्वारा के लिए बाई का प्रयोग किए, और उसके मतलब हिम। चलिए, इस प्रकार आपका ध्यान रखें कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। और इसका एक स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर है सेल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बिन प्लस भित्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए, अब मेन है जो है आपका स्ट्रक्चर ही, स्ट्रक्चर याद रहता है पूरा लैंग्वेज याद रहेगा। चलिए, अब क्या करते हैं आगे, एक लास्ट और टॉपिक है इसका, वो देखते हैं। तो इसका एक और लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब? क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है कि जब वाक्य के बीच में, किसके? जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ इत्यादि लगा हो तो उन्हें हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, है ना। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उसी का प्रयोग करते हैं। जब ऐसे सेंटेंस जिसके वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन लगा हो तो पहले हम लोग क्या करते हैं? तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा उसके तुरंत बाद हमें किसका प्रयोग करना है? सेल और विल का प्रयोग करना है। उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करना है? सेल और विल का प्रयोग करना है। उसके बाद जो है कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। उसको क्या करते हैं? कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं।
उसके बाद देखिए, उसके बाद नोट प्लस है प्लस बिन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देख सकते हैं नोट प्लस है प्लस बिन का प्रयोग हम करते हैं। चलिए, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। अब देखिए, उसके बाद जो बाई का प्रयोग करते हैं और उसके बाद करते हैं कैमेजी लिखते हैं। तो इस प्रकार आपका लास्ट का जो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इसका डेफिनेशन खत्म हुआ। एक बार फिर से पढ़ ले, 2 बार 3 बार पढ़ ले, समझे इसे, तब समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, आपके द्वारा कब उसे पीटा जा चुके, कब लगा ना, कब, तो कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो हमेशा पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया क्या यहाँ पे, देखिए कब है ना, कब का, तो कब का मीनिंग क्या होता है, पहले वेन, यहाँ पे वेन हो गया सबसे पहले। अब देखिए, वेन तो हो गया, अब तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब करना है। तो क्या होता है हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तब शैल विल, तो हमने क्या किया, शैल लगा दिया। उसके तुरंत बाद क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है, मतलब ही का, तो ऑब्जेक्ट क्या लिखा गया, ही लिखा गया। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या क्या है प्लस बिन, उसके बाद क्या करें, है प्लस बिन का प्रयोग करें। बिल्कुल सही है। जैसे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, है प्लस बिन का प्रयोग कर देंगे, तो है प्लस बिन का प्रयोग कर दिए। उसके तुरंत बाद क्या करें कि द्वारा के लिए क्या लिखेंगे, द्वारा के लिए बाई लिखेंगे और आपके के लिए यू लिखेंगे, इस तरह। तो इस प्रकार आपका इस टास्क क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्या, क्वेश्चन वर्ड प्लस सैलरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस है प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर है और आपका क्वेश्चन वर्ड है। यदि आपको समझ में ना आए तो फिर कमेंट करें, मैं आपको पक्का समझाऊंगा। चलिए, और यदि आ गया तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो में इतना देर तक बने रहने के लिए। और एक चीज़ और देखिए, इसका आप क्या करें ना कि आप देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन वर्ड को मैंने इकट्ठा करके रखा है, आप चाहते इसे नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो आज के इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और सॉरी, एक चीज़ और बताना था मुझे, सबसे पहले बता दूं आपको कि इसी क्लास के साथ आपका पूरा वॉइस का जो रूल्स है, पूरा वॉइस का रूल्स क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो वॉइस चलेगा आपका, ध्यान रखें कि ये पूरा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए कि आपका पूरा वॉइस खत्म हो गया। हिंदी से इंग्लिश में कैसे करना, ये पूरा वॉइस आपका खत्म हो गया। अब आपको हो सकता है अगले वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलेगा आपको, कि हाउ टू चेंज इन पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, आपका नेक्स्ट वीडियो में ये आएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसलिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल घंटी दबा दे, ताकि जब भी हम कोई वीडियो को अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाए। तथा लाइक और शेयर जरूर कर दे, ताकि ये वीडियो और लोगों के पास पहुँच पाए और लोग अच्छे से अपने इंग्लिश को बेहतर बना पाएँ। चलिए, तो याद रहे, आपका यहाँ पे पूरा वॉइस का रूल्स खत्म हो चुका है। मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरा वॉइस एक वीडियो में बता दूंगा शॉर्ट में, ठीक है। तो वो इसका नेक्स्ट वीडियो हो सकता है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं वॉइस खत्म हो चुका है, वॉइस पूरा फुल रूप से फिनिश हो चुका है। चलिए, बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।